ओके, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलो, लास्ट में मैंने आपको 3 क्वेश्चंस होमवर्क असाइनमेंट में दिए थे। आई होप यू हैव डन इट। ओके, कंपेयर विद द आंसर एंड यूज द टेक्निकल वर्ड्स। जहां जहां पे टेक्निकल वर्ड्स नहीं आए, कंपेयर इट एंड चेक। ओके, चलो, लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस रिकैप द सेम। ऑडिट क्या है? तो ऑडिट इज नथिंग बट द इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ओके, तो कोई भी तरह की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, इसका आप इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन कर रहे हैं। किसका? ऑफ एनी एंटिटी। एंटिटी चाहे प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या नॉट फॉर प्रॉफिट ओरिएंटेड, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स लीगल फॉर्म। और ये हम क्यों करते हैं? टू एक्सप्रेस ओपिनियन thereon। ओके, so that's what an audit is all about। और उसके लिए ऑडिटर को मेक श्योर क्या करना होगा? जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो किसी को मिसलीड ना करे। तो अकाउंट जो है वो एंट्रीज के ऊपर बनेंगे। एंट्रीज जो है दैट विल बी सपोर्टेड बाय द डॉक्यूमेंट्स। जो भी एंट्रीज हैं वो ओमिट नहीं होनी चाहिए, मतलब जितनी भी एंट्रीज है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आनी चाहिए। और बुक्स ऑफ अकाउंट वही है जो एविडेंस में है। ओके, और प्रॉपरली इंफॉर्मेशन क्लियर होनी चाहिए, प्रॉपरली प्रेजेंटेड, क्लासिफाइड, डिस्क्लोज, एवरीथिंग शुड बी प्रॉपर। एंड फाइनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एंटायर पिक्चर ट्रू एंड फेयर होना चाहिए। ओके, फिर हमने ऑब्जेक्टिव देखा था। ऑब्जेक्टिव क्या है? रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना। क्या ऑब्टेन करना? रीजनेबल एश्योरेंस, नॉट एब्सोल्यूट। रीजनेबल एश्योरेंस का डिफरेंस मैंने आपको कराया था, राइट? और रीजनेबल एश्योरेंस क्या करना है? वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू एरर और फ्रॉड। ओके, वो फ्री होना चाहिए। एंड एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन वेदर एफएस in all respect, in all material respect, it should be in accordance with the applicable financial reporting framework। ओके, तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है शेड्यूल 3 तो शेड्यूल 3, इंड एस तो इंड एस, whatever may be the financial reporting framework of entity, that should be followed, and we need to communicate our report। okay, and it should be in accordance with ACES। relationship of audit with the various entities, various subjects, we have done it। और स्कोप में क्या क्या कवर होगा, क्या क्या कवर नहीं होगा, इतना हमने देखा था। ओके, एंड एडवांटेजेस ऑफ द ऑडिट, यहां तक हमने किया था। ओके, बिफोर वी गो अहेड लेट मी एक्सप्लेन यू दिस प्रैक्टिकली। देखो, यहां पे अगर आप देखोगे ये एक रिलायंस कंपनी जो है उसका ऑडिट है, बराबर। तो यहां पे अगर आप देखोगे ऑडिट रिपोर्ट ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये क्या है? अभी रिपोर्ट हम किसको देंगे? टू द मेंबर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो मेंबर्स और शेयर होल्डर को देंगे रिपोर्ट। ओके, और सबसे पहला क्या आएगा? ओपिनियन। अब यहां पे ओपिनियन में देखोगे तो क्या है? वी हैव ऑडिटेड अकाउंटिंग स्टैंड अलोन। ये रिलायंस इंडस्ट्री का पूरा रिपोर्ट नहीं है, सिर्फ एक रिलायंस इंडस्ट्री का स्टैंड अलोन है, कॉन्सोलिडेटेड नहीं है, बराबर। तो बैलेंस शीट, पीएनएल, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो सब कुछ आ गया। ओके, और यहां पे अगर आप देखोगे दैट शुड बी एज पर 133 कंपनीज एक्ट इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इसका जो रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है वो क्या है? क्योंकि ये लिस्टेड कंपनी है तो इसमें क्या आएगा? सेक्शन 133 ऑफ कंपनीज एक्ट एंड इंड एज एप्लीकेबल। तो इसका जो फॉर्मेट होगा दैट विल बी एज पर इंड एज। अगर यहां पे ओपिनियन देखोगे, देखो सबसे पहले हम ओपिनियन देते हैं। एक्चुअली हम ये पूरा फॉर्मेट जो है वो ऑडिट रिपोर्ट के चैप्टर में डिटेल में देखेंगे। ओके, बट यहां पे अगर आप देखोगे ये इसका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है इंड एज। तो अकॉर्डिंग टू इंड एज आपको सारा बैलेंस शीट प्रिपेयर करना होगा। इसकी अगर आप बैलेंस शीट देखोगे ना तो दैट विल बी टोटली डिफरेंट फ्रॉम शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 में जो हम बनाते हैं वो लिस्टेड के लिए नहीं होती, बराबर है, वो नॉर्मल कंपनीज के लिए। बट लिस्टेड के लिए जब इंड एज एप्लीकेबल होगा तो इसकी बैलेंस शीट जो है दैट विल बी डिफरेंट। देखो इसका बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखो, एसेट्स, और यहां पे अगर आप देखोगे लायबिलिटीज, और यहां पे
इसका फॉर्मेट जो है वो टोटली डिफरेंट है। ओके, जॉइंट ऑडिटर्स है, यहाँ पे बहुत सारे ऑडिटर्स है ऑब्वियसली। चलो यहां तक तो क्लियर है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। तो इनहेरेंट लिमिटेशंस की अगर हम बात करें, देखो वी नीड टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, वी कैन नॉट गिव एब्सोल्यूट। व्हाई? बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। मतलब ऑडिट इज सफरिंग फ्रॉम ये, व्हाई वी कॉल दैट एज एन इनहेरेंट लिमिटेशंस। बोलना है तो लिमिटेशंस बोलो, इनहेरेंट लिमिटेशंस बोलने की क्या जरूरत है? इनहेरेंट मतलब ऑब्वियस, वो है, वो आप रिमूव नहीं कर सकते, दैट कैन नॉट बी रिमूव। तो फर्स्ट लिमिटेशन इज नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अभी जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे, अकाउंट बना रहे, वो अकाउंट में अकाउंटिंग इज फुल ऑफ यू कैन से एस्टिमेट। अकाउंट में कई जगह पे आपको एस्टिमेट करना हो। फॉर एग्जांपल अभी मान लीजिए आप कोई पर्टिकुलर एसेट पे डेप्रिसिएशन कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे? यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट इज 10 years। आपको कैसे पता चल 10 years ही लगेगा? व्हाई कैन नॉट बी 12, व्हाई कैन नॉट बी 8? एज्यूम किया है, एस्टिमेट किया है। ओके, अगर मान लीजिए कोई और अकाउंटेंट आता और वो एज्यूम करता 12 years, तो आप डेप्रिसिएशन 12 years के हिसाब से कर दें। तो इसका मतलब ये है कि आप श्योरली ऐसा नहीं बोल सकते कि अकाउंटेंट कोई भी हो डेप्री इतना ही आएगा, श्योर 100%, नो। It can be different depending upon the presumption or assumption or estimate. Same way BDR का प्रोविजन किया या किसी भी प्रोविजन की अगर हम बात करें, do you think it's so वो श्योर है? Subject to variability. तो यहां पे जब आप अकाउंट प्रिपेयर करते हो, तो अकाउंट प्रिपेयर करते टाइम मैनेजमेंट को काफी सारे जजमेंट लेने होंगे और वो जजमेंट पर्सन टू पर्सन डिफर हो सकते हैं। That's itself is variable in nature. तो हाउ वी कैन श्योरली से कि नहीं इतना ही आएगा? देयर इज अ डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन दोस ट्रांजैक्शन विच आर हैविंग जजमेंट। ओके, तो यहां पे अगर आप देखोगे, प्रिपरेशन ऑफ एफएस इन्वॉल्व जजमेंट बाय मैनेजमेंट विच इन्वॉल्व सब्जेक्टिव और डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। प्रीमाइसिस assumption फॉर कंडक्टिंग ऑडिट इज, तो हम जब ऑडिट कंडक्ट कर रहे हैं तो हम एज्यूम कर रहे हैं, क्या एज्यूम कर रहे हैं? एक्नॉलेजेस कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एफआरएफ के मुताबिक प्रिपेयर किए हैं, मैनेजमेंट की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सब उन्होंने फुलफिल की है। कंट्रोल मे नॉट हैव ऑपरेटेड ड्यू टू देयर ओन लिमिट। और कई बार क्या होगा, मैनेजमेंट ने अपने कंट्रोल जो है वो फुलफिल नहीं किए होंगे, एफआरएफ के मुताबिक नहीं भी हो सकता है, बराबर। नाउ यू कैन नॉट डू एट ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन। सो रिपोर्टिंग का नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इटसेल्फ ऐसा है कि आप उसमें श्योर नहीं बोल सकते, इसीलिए वी कैन नॉट गिव द एब्सोल्यूट एश्योरेंस। समझ में आ रहा है? तो फर्स्ट इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट क्या है? जिसका आप अकाउंट कर रहे हैं वो अकाउंट श्योर नहीं है कि वो सेम रहेगा कि नहीं रहेगा, बिकॉज वो पर्सन टू पर्सन वेरी हो सकता है। और मान लीजिए आपने एक प्रोविजन चेंज कर दिया, प्रॉफिट चेंज हो जाएगा। स्टॉक वैल्यूएशन चेंज कर दिया, प्रॉफिट चेंज हो जाएगा, बराबर। तो एक तो वो हमारे हाथ में नहीं है, वो तो मैनेजमेंट के हाथ में, बराबर। दूसरा, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, वो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू। हम जो ऑडिट प्रोसीजर करते हैं उसकी भी लिमिटेशंस है। बाय द वे, हमारी ऑडिट प्रोसीजर में क्या लिमिटेशंस आ सकती है? देखो, एक तो प्रैक्टिकल और लीगल लिमिटेशंस है। प्रैक्टिकल लिमिटेशन क्या है? हम ऑडिट करते हैं, इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, बराबर। प्रैक्टिकल लिमिटेशन क्या है? टाइम एंड कॉस्ट। आपके पास टाइम लिमिटेड है, कॉस्ट लिमिटेड है। और नॉर्मली ऑडिट कब होते हैं? तो ऑब्वियसली आपको 31 मार्च में ईयर खत्म होगा, तो अप्रैल पे नहीं आएगा, ओके, मई में, जून में ऑडिट आएगा और आपको सितंबर में तो ऑडिट रिपोर्ट सबमिट कर देना होगा। सो यू हैव लिमिटेड टाइम, और इन दैट पर्टिकुलर लिमिटेड टाइम यू नीड टू डू परफॉर्म द प्रोसीजर। एक तो प्रैक्टिकल लिमिटेशन। दूसरी लीगल लिमिटेशन। लीगल लिमिटेशन क्या है? You do not have the power of search like income tax officers. See, ऑडिट रिपोर्ट में अगर आप पढ़ोगे ना, तो बेसिस ऑफ ओपिनियन क्या होगा? ओके, ऑडिट रिपोर्ट में जब भी आप करते हैं ना, तो ये एक वर्ड ऑलवेज आता है, देखो, इन आवर ओपिनियन।
to the best of our information and according to explanation given to us. हम ओपिनियन का जो बेस है उसी में स्टार्टिंग में ही बोल देते हैं, हमें जो पता था और हमें जो इंफॉर्मेशन दी थी उसके बेसिस पे हम ओपिनियन देते हैं। इसका मतलब अगर मुझे इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड नहीं किए तो मैं वो नहीं बोल सकता। आई डू नॉट हैव द पावर ऑफ सर्च, आप रेड नहीं लगा सकते, बराबर, आपके पास वो पावर नहीं है। तो आपको जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है उसी के बेसिस पे आपको ऑडिट करना है। तो कई बार क्या होगा, मैनेजमेंट डेलिबरेटली या जानबूझ के या विदाउट एनी इंटेंशन आपको पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे। सो एट दैट टाइम देयर विल बी अ लिमिटेशन। फिर ऑडिट हम 100% नहीं करते हैं, विल गो बाय सैंपल्स, सैंपलिंग करते हैं, क्योंकि हर एक ट्रांजैक्शन का ऑडिट करना पॉसिबल नहीं है, ओके, ड्यू टू टाइम एंड कॉस्ट इन्वॉल्व। तो हम कभी कभी सैंपल करते हैं। मैनेजमेंट में नॉट प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन डेलिबरेटली और विदाउट एनी इंटेंशन। लीगल लिमिटेशन, हम सिर्फ रिपोर्ट कर सकते हैं। देखो, अगर आपको मैनेजमेंट मना कर दे कि नहीं मैं आपको ये स्टॉक वेरीफाई करने नहीं दूंगा, तो आप जबरदस्ती नहीं कर सकते, ओके। यू डू नॉट हैव पावर ऑफ सर्च, यू डू नॉट हैव पावर ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या ऑफिसर का पावर आपके पास नहीं है कि भाई आप मना करोगे तो चलो तो पुलिस को लेके जाएंगे, उसको बिठा देंगे, अभी आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, हम सब कुछ चेक करेंगे, चलो निकालो आपका कैश कहाँ पे कितना है। वी डू नॉट हैव दैट पावर। तो अगर वो मना करेंगे तो व्हाट आर आर पावर? सिंपल, वी कैन रिपोर्ट कि भाई उसने हमें चेक करने नहीं दिया, सो वी आर अनएबल टू गिव ओपिनियन, ओके। बाकी आपके पास और कोई पावर नहीं, आपके पास जो पावर है वो एक ही है, रिपोर्ट का। तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम लगे, रिपोर्ट, सिंपल, ओके। कई बार आपको फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट या फ्रॉड जानबूझ के छुपा के दिया होगा जो हमें इजीली पता नहीं चलेगा। हमारी नॉर्मल जो ऑडिट प्रोसीजर है उससे हमें वो पता नहीं लग सकता, इसलिए हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकते। ये इनबिल्ट इनहेरेंट लिमिटेशन है। और हम ऑडिटर हैं, हम डॉक्यूमेंट में एक्सपर्ट नहीं है। तो डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं है वो हमारा काम। सेम वे कई बार रिलेटेड पार्टी, अभी मान लीजिए आप बोल रहे हो कि भाई AS18 में बोला रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर दो, ओके, सेक्शन 40 में बोला इनकम टैक्स में रिलेटेड पार्टी में जो भी है वो डिसअलाउ करना है। भाई जब आप रिलेटेड पार्टी, आपको कैसे पता चलेगा उसकी रिलेटेड पार्टी कौन सी है? यू लास्ट क्लाइंट कि चलो आपकी रिलेटेड पार्टी का नाम दो, हमें थोड़ी पता है उसकी रिलेटेड पार्टी कौन कौन है। फिनेंशियल स्टेटमेंट से आपको कुछ पता लगेगा, चलो भाई 20% और मोर शेयर होल्ड किया है, 50% और होल्डिंग सब्सिडियरी है, उतना पता चलेगा। अभी रिलेटिव कौन से है, ब्लड रिलेटिव कौन से, वो आपकी थोड़ी पता है, वो तो उसी पे रिलाई करेंगे ना। और उन्होंने मान लीजिए रिलेटिव की इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो जानबूझ के रिलेटिव के साथ ट्रांजेक्शन किया, उसका नाम आपको नहीं दिया, तो वी कैन नॉट डू एनीथिंग, ओके। वी नीड टू रिलाई ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय देम। तो हमारी ऑडिट प्रोसीजर की नेचर ही ऐसी है कि हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकते। तो ये हुई दूसरी लिमिटेशन, समझ में आया? एक लिमिटेशन किसकी ओर से है? फिनेंशियल स्टेटमेंट की ओर से। फिनेंशियल रिपोर्टिंग का नेचर ही ऐसा है जो फुल ऑफ जजमेंट है, सब्जेक्ट टू इनवेरिएबिलिटी है, ओके। दूसरा क्या है? हमारी ऑडिट प्रोसीजर। और ऑडिट प्रोसीजर में क्या क्या है? प्रैक्टिकल और लीगल लिमिटेशन ऑन अस। देखो ये इनहेरेंट लिमिटेशन का जो टॉपिक है ना, उसमें क्या होगा, आपको इंडिपेंडेंट पूछ सकते हैं इनहेरेंट लिमिटेशन बता दो, तो आपको ये 5 पॉइंट समझाने हैं शॉर्ट में मतलब ये अभी मैंने जो 5 पॉइंट समझाए शॉर्ट में ही है, बस इतना लिख दो। अगर आपको इनहेरेंट लिमिटेशन पूछा है ना, इतना लिख दो, मोर देन इनफ है। और कहीं पैसा नहीं लिखा है ऑडिट में, आपको पैराग्राफ में लिखना, आप पॉइंट में भी लिख सकते हो। हाँ, सेंटेंस फॉर्मेशन चाहिए, ऐसे टेस्टिंग सैंपल ऐसे नहीं लिखना, आपको थोड़ा सेंटेंस फॉर्म करना होगा, बट आप पॉइंट में लिख सकते हो। इज इट क्लियर? ओके। तो यहां पे अगर आप देखोगे, अगर 5 पॉइंट पूछे तो आप ये लिख देना। अगर आपको कोई पर्टिकुलर पॉइंट पूछा है, लाइक आपको ऐसा पूछेंगे कि ऑडिट प्रोसीजर में प्रैक्टिकल लीगल लिमिटेशंस क्या है, तो आपको ये नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर एज एन इनहेरेंट लिमिटेशन को डिटेल में समझाना होगा। समझ में आ रहा है? पर्टिकुलर कोई पॉइंट के बारे में पूछा, तो अभी मैं आपको आता हूं क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन में कैसे कैसे पूछ सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार लगातार इस चैप्टर में से ये क्वेश्चन को पूछते हैं, बराबर। थर्ड लिमिटेशन है, हम ऑडिट करते हैं, इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, इसीलिए
ऑडिट कोई ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन नहीं है, हमारे पास पावर ऑफ सर्च नहीं है, इसीलिए हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकते। कोई स्टूडेंट ने अगर ओल्ड सिलेबस किया हो, बराबर, और उसमें अगर आप देखोगे तो उन्होंने कुछ कुछ क्वेश्चन में आंसर भी बदल दिया है, और ये वन ऑफ द क्वेश्चन है। ऐसा कोई पॉइंट ओल्ड सिलेबस में था ही नहीं, वो मर्ज कर दिया था नेचर ऑफ प्रोसीजर के साथ। लास्ट पॉइंट नंबर 5 भी नहीं था, ओके, उसमें अदर करके दिया था। तो 4 ही पॉइंट दिए थे इनहेरेंट लिमिटेशंस के। अगर आप कोई पुराना सिलेबस का आंसर, सजेस्टेड आंसर उठाओगे तो आपको 4 ही पॉइंट मिलेंगे उसमें, 4 पॉइंट, ओके। ये थर्ड पॉइंट भी बदला गया है, 2 पॉइंट को छोड़ के बाकी तीनों में चेंज आया है। उन्होंने क्या किया है, अपग्रेड किया है। तो ये नॉट इन द नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। फोर्थ इज टाइमलीनेस इंफॉर्मेशन। पहले यहां पे था टाइम और कॉस्ट इन्वॉल्व, उसके बारे में डिस्कस किया था। अभी न्यू सिलेबस में अगर आप देखोगे टाइमलीनेस ऑफ इंफॉर्मेशन, उसको थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू बदल दिया। अब देखिए, इंफॉर्मेशन जो भी रिलेवेंट है दैट विल बी डिपेंडिंग अपॉन टाइमलीनेस। इंफॉर्मेशन, relevance of information decreases over time and auditor cannot verify each and every matter। तो इंफॉर्मेशन जो आज रिलेवेंट है, जरूरी नहीं फ्यूचर में वही इंफॉर्मेशन आपके लिए रिलेवेंट हो। तो इसीलिए आपको टाइमली इंफॉर्मेशन मिलना जरूरी है रिपोर्ट से पहले, ओके। तो यहां पे टाइमलीनेस ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में। और फ्यूचर इवेंट, AS4 आता है, कंटिजेंसीज एंड इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। वैसे ही सब्सिक्वेंट इवेंट का ऐसे भी आता है, दोनों में डिफरेंस इतना ही है। AS4 आता है बैलेंस शीट डेट के बाद और टिल द डेट व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर अप्रूव्ड बाय द अप्रूविंग अथॉरिटी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन केस ऑफ कंपनी और अदर पर्सन इन केस ऑफ अदर देन कंपनी, बराबर, जो भी प्रोप्राइटर हैं, जो भी ऑथोराइज करते हैं वो। और ऐसे की अगर हम बात करें सब्सिक्वेंट इवेंट, ओके, तो उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो बैलेंस शीट डेट है उसके बाद और डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट से पहले, इस पीरियड के दौरान अगर कोई इवेंट हैपन हुई है जिसकी वजह से पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे उसका इंपैक्ट आ सकता है, गोइंग कंसर्न सीज हो सकता है, तो उसके बारे में 31 मार्च में नहीं होगा तो आपको डिस्क्लोजर देना होगा या एडजस्टमेंट देना होगा। और दूसरी बात, चलो वो तो छोड़ो, वो तो इन बिटवीन डेट की बात हो रही है, बट मान लीजिए ऑडिट रिपोर्ट देने के बाद अगर मान लीजिए फ्यूचर इवेंट में ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से मेजर लॉस अकर हुआ, फायर अकर हो गया और उसकी वजह से मेजर लॉस हुआ, तो देयर इज नो वायबिलिटी टू द फ्यूचर इवेंट्स। इसीलिए फ्यूचर इवेंट और कंडीशन में अफेक्ट एडवर्सली और सीरियसली अफेक्ट एबिलिटी टू कंटिन्यू एंड बिजनेस सीज टू एग्जिस्ट। तो मान लीजिए अभी आप सब कुछ सही लिख रहे हैं, कंपनी की कंडीशन भी सही है, ओके, क्लीन रिपोर्ट दिया है, प्रॉफिट शो कर रहा है, डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं, सब कुछ सही चल रहा है, बट यू नेवर नो नेक्स्ट ईयर में कंपनी जो है अचानक बंद हो जाएगा। बोले आपने इतना अच्छा रिपोर्ट दिया और कंपनी बंद हो गई, बोले वो मार्केट कंडीशन के ऊपर डिपेंड होता है। न्यू प्रोडक्ट आई, मार्केट में कोई सिचुएशन चेंज हुई, तो ऐसी कोई भी फ्यूचर इवेंट के ऊपर डिपेंड होता है, उसमें हमारी कोई गारंटी नहीं होती है। तो ये 5 ऐसे रीजन है जो इनहेरेंट लिमिटेशंस भी हैं और 5 रीजंस हैं जिसकी वजह से हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकते। अभी देखो क्वेश्चन आपको किस तरह पूछ सकते हैं, पहले ये 5 पॉइंट्स क्लियर है, उसमें कोई डाउट? अभी आपको क्वेश्चन किस तरह पूछ सकते हैं, यहाँ पे इनहेरेंट लिमिटेशंस पे आ जाओ। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट स्ट्रेट अवे पूछ लिया आपको, तो कोई बात नहीं है। यहां पे आपको 5 जो इनहेरेंट लिमिटेशंस है उसका आंसर लिखना है। फिर यहां पे देखो मैटर ऑफ डिफिकल्टी, टाइम, कॉस्ट इन्वॉल्व, वो मैं जो पॉइंट बता रहा था वो है, ओके। यहां पे देखो जो एमटीपी मार्च 24 में भी पूछा था आपको, देयर आर प्रैक्टिकल और लीगल लिमिटेशन on auditor's ability to obtain audit evidence, explain with examples। यहां पे आपको पर्टिकुलरली पॉइंट नंबर 2 क्या लिखा है, यहां पे पॉइंट नंबर 2 में प्रैक्टिकल लीगल लिमिटेशन, इसको डिटेल में समझाना है। मैंने आपको यहां पे पॉइंट लिखा था, देखो आप टेस्ट सैंपल में करते हैं, ये प्रैक्टिकल लिमिटेशन है। मैनेजमेंट जानबूझ के या अनइंटेंशनली कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, और हम मैनेजमेंट को फोर्स नहीं कर सकते। हम क्यों फोर्स नहीं कर सकते? बिकॉज देयर इज अ लीगल लिमिटेशन ऑन अस।
ऑडिट रिपोर्ट में अभी मैंने आपको बताया, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज और माई नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू अस। तो जो भी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की गई है उसके बेसिस पे हम ऑडिट करते हैं। समझ में आ रहा है? फिर यहां पे देखोगे जानबूझ के कंसिल फ्रॉड किया है तो वो डिफिकल्ट होगा डिटेक्ट करना। ओके, और हम कोई एक्सपर्ट नहीं है, और सम ट्रांजेक्शन रिलेटेड पार्टी, तो इसमें क्या होगा, अभी देखो ये 5 पॉइंट डिटेल में समझाए, तो ये डिजर्व करता है 5 मार्क्स, 4 मार्क्स, 3 मार्क्स, बराबर। एमटीपी अक्टूबर 23, एमटीपी मार्च 24, तो फिर वो पॉइंट ही पूछेंगे। फिर यहां पे अगर आप देखोगे टाइमलीनेस, और ये देखो मई 24 में, ओके मई 24 में करेक्शन कर लेना, मैंने यहां पे आपको मई 24 दिया है, एक्चुअली दैट्स नॉट देयर, यहां पे करेक्शन कर लेना। एक्चुअली मई 24 का क्वेश्चन अभी पढ़ते हैं और मैं इसका सजेस्टेड आंसर भी दिखाता हूं, और आपको ये भी दिखाता हूं कि ये मई 24 का जो आंसर है, सजेस्टेड आंसर, मतलब शॉर्ट में कैसे लिखोगे। ओके, चलो ये मई 24 का क्वेश्चन करते हैं। जेके लिमिटेड was having a pager manufacturing plant and looking at the demand, it was of the view that company will grow continuously in future, but with introduction of mobile phones in the market, plant was shut down completely. देखो पेजर का एक जमाना था, पता नहीं आपने देखा होगा कि नहीं देखा होगा, छोटा सा एक पेजर मैसेजिंग एप्लीकेशन था जिसमें मैसेज आता था, ठीक है। मोबाइल के इंट्रोड्यूस होने से उसका फ्यूचर खतरे में आ गया। द शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी वेयर ऑफ द व्यू दैट ऑडिटर फेल टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज। अब देखिए फ्यूचर में ऐसा कोई इवेंट हुआ जिसकी वजह से नई प्रोडक्ट लॉन्च हुई, और मेन फोकस इस पे फ्यूचर पॉइंट पे है, फ्यूचर इवेंट पे है, बट फिर भी आपको इस क्वेश्चन में सारी की सारी इनहेरेंट लिमिटेशन पूछी है। एंड हैव नॉट इन्फॉर्म देम अबाउट द कंपनीज एबिलिटी टू कंटिन्यू इट्स बिजनेस। एक आगे एक स्टैंडर्ड भी आएगा गोइंग कंसर्न, और उस पर भी हमें रिपोर्ट करना होगा। ओके, गोइंग कंसर्न एक एजम्पशन भी है, AS1 में एजम्पशन आता है, कंपनी इज गोइंग हैविंग गोइंग कंसर्न और फोर्सेबल फ्यूचर, और फोर्सेबल फ्यूचर होगा एटलीस्ट नेक्स्ट ईयर तक कंपनी चलेगी। अगर कंपनी को ऐसा लगा है कि हम बंद होने वाली है, बराबर है, तो आपको बता देना होगा, और गोइंग कंसर्न एजम्पशन होल्ड गुड नहीं होगा। एज एन ऑडिटर वी शुड आल्सो रिपोर्ट अबाउट गोइंग कंसर्न, अगर आपको कहीं पे ऐसा लगे तो। अभी जब हमने ऑडिट किया तब तो सब सही चल रहा था, अभी हमें थोड़ी पता था कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च होगी और फिर ये प्रोडक्ट अचानक से बंद हो जाएगी, फ्यूचर के बारे में हमें पता नहीं था, तो ऑडिटर की इसमें कोई गलती नहीं है। ड्यूटी विच ऑडिटर कैन नॉट प्रोवाइड गारंटी दैट एफएस आर फ्री फ्रॉम, और कौन बोलता है गारंटी देता है, कभी भी आपको देखो यहां पे अगर आप देखोगे, otherwise they might be suffered a loss, list down the factor giving rise to, देखिए क्या पूछा आपको, list down the factor giving rise to inherent limitation due to which auditor cannot provide a guarantee। तो आपको पूरी की पूरी इनहेरेंट लिमिटेशन समझानी है। तो यहां पे अगर आप देखोगे, मैं इसका आपको आंसर बताता हूं। यहां पे शॉर्ट में इनहेरेंट लिमिटेशन देखो, नेचर, अभी मैंने जो जो मेन पॉइंट लिखे हैं वो सारे मेन पॉइंट यहां पे आ जाएंगे। नेचर ऑफ फाइनेंशियल, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, नॉट इन द नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, टाइमलीनेस एंड फ्यूचर इवेंट्स। बस आपको ये 5 पॉइंट शॉर्ट में समझाने थे। मेरे जो हैंड रिटन नोट्स में जो भी है वो एक्चुअली सजेस्टेड आंसर ही है, मतलब मेजोरिटी कवर हो रहा है। तो जब आपको शॉर्ट में पूछे तो वैसा लिख सकते हो, अगर आपको कोई पर्टिकुलर पॉइंट पूछे तो यहां पे मैंने पर्टिकुलर पॉइंट तो मॉड्यूल में दिया, ये डेप्थ में आप लिख सकते हो। सी ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि आपको कंटेंट क्या लिखना है, वरना आप छोटे छोटे टॉपिक पे सब कुछ इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन देने लगोगे तो प्रॉब्लम क्या होगा, पॉइंट 1 पूछा है 5 लिखोगे, 4 वेस्ट गए, प्लस 1 पॉइंट आपने लिखा होगा वो शॉर्ट में, मतलब वो पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, और वो आपके 1-2 क्वेश्चन और खा जाएगा, क्योंकि टाइम इतना जाएगा कि आपका पेपर पूरा नहीं होगा। तो इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन देना बंद करो, टू दी पॉइंट जो पूछा है उसका ही आंसर देना है, आपको सब कुछ देने की जरूरत नहीं। समझ आ रहा है? ओके। और ये एमटीपी अप्रैल में,
नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इटसेल्फ इज ए कॉजेज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट ऑफ स्टेटमेंट, एक्सप्लेन। तो अभी देखो ये एमटीपी जो है अप्रैल 24, इसमें क्या पूछा है आपको, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इटसेल्फ। तो आपको सिर्फ ये जो फर्स्ट पॉइंट है बस इतना ही समझाना है, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एज एन इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। और यहां पे एक एग्जांपल के साथ दिया हुआ है, तो मैंने 2 पॉइंट लिखे थे समरी चार्ट, समरी में, उसके अलावा एग्जांपल भी दिया है। तो अगर एक ही पॉइंट पूछे तो आप डिटेल में विथ एग्जांपल दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्क का वेटेड देख ले पहले, मार्क कितने पूछा है, कितने पॉइंट्स पूछे हैं, उसके मुताबिक आप आगे आंसर दे सकते हैं, सिंपल। चलो इतना क्लियर है, इसमें कोई डाउट? तो ये है इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। और देखो अभी मई 24 का जो क्वेश्चन पूछा था ना, उसमें क्या बोला था, दैट इज व्हाई ऑडिटर कैन नॉट गिव द गारंटी, उसका आंसर देयरफॉर ऑडिटर कैन नॉट गारंटी दैट एफएस आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस्टेक। ये 5 रीजन की वजह से ऑडिटर गारंटी नहीं दे सकता। तो कई बार आपको इनडायरेक्टली भी पूछेंगे, डिटरमाइन द फैक्टर ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच ऑडिटर कैन नॉट गिव द गारंटी। कभी इनहेरेंट लिमिटेशन की बात ही नहीं की, और आपको पूछ लिया इनहेरेंट लिमिटेशन, ऑडिटर गारंटी क्यों नहीं दे सकता, बोलो। व्हाई ऑडिटर कैन नॉट गिव एब्सोल्यूट एश्योरेंस, ओनली गिव रीजनेबल एश्योरेंस, बोलो। इनहेरेंट लिमिटेशन पूछा ही नहीं, पूछ ली बिना पूछे। समझ में आ रहा है? तो आपको कंसेप्ट क्लियर है, तो आपको कैसे भी घुमा फिरा के भी पूछेंगे ना, यू विल बी एबल टू गिव द आंसर। नेक्स्ट, टाइप ऑफ ऑडिट। अभी ऑडिट 2 तरह के होते हैं, एक स्टैट्यूटरी, एक नॉन स्टैट्यूटरी। अब देखिए स्टैट्यूटरी ऑडिट मतलब किसी भी स्टैट्यूट या लॉ ने बताया है आपको कि ऑडिट कंपलसरी है। जब आपको स्टैट्यूट में बोला है कि ऑडिट इज कंपलसरी, तो फिर कोई भी लॉ है, कोई भी एक्ट हो, वो स्टैट्यूटरी ऑडिट। कई सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाएगा, भाई कंपनी का ऑडिट है वही स्टैट्यूटरी, टैक्स ऑडिट स्टैट्यूटरी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कोई भी एक्ट में आपको बोला है तो वो स्टैट्यूटरी मतलब क्या, किसी भी स्टैट्यूट ने बोला है कि आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा, तो वो स्टैट्यूटरी। और दूसरा वॉलंटरी और नॉन स्टैट्यूटरी, किसी भी स्टैट्यूट नहीं बोला है बट फिर भी ऑडिट करवाना है, वॉलंटरी करवाना है। तो देखो सबसे पहले कंपनीज एक्ट में हर एक कंपनी को ऑडिट करवाना कंपलसरी है, ये सही है, ओके, कि उसमें कोई लिमिट ही नहीं है। कंपनी है, टर्नओवर, इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर, इररिस्पेक्टिव ऑफ यू कैन से योर प्रॉफिट, यू नीड टू डू एन ऑडिट। कंपनी हुई तो ऑडिट करवाना कंपलसरी है एज पर कंपनी। हाँ, उसका टैक्स ऑडिट लग जाएगा, तो अगर कंपनी का टर्नओवर टैक्स ऑडिट की लिमिट से ज्यादा है 44 AB, ओके, तो उसमें टैक्स ऑडिट भी आएगा और कंपनी ऑडिट भी आएगा, बराबर। बैंक के लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ओके। आर्टिकलशिप में कभी भी आपको चांस मिले बैंक ऑडिट करने का, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंटरनल ऑडिट, स्टैट्यूटरी, उसको कभी छोड़ना मत, ओके। दैट इज अ क्रूशियल पॉइंट, क्योंकि स्टैट्यूटरी बैंक ऑडिट में क्या होता है, 31 मार्च को बैंक खत्म करती है अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब उसमें तो टाइम नहीं लगता है। 1 अप्रैल को तो उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी होते हैं, 1 अप्रैल से ही आप वर्क शुरू करोगे, और आपको 15 अप्रैल से पहले तो आपको रिपोर्ट दे देना होता है। 10-15 दिनों में ही आपको पूरी ब्रांच का स्टैट्यूटरी ऑडिट करना होता है, बैंक ब्रांच ऑडिट, और उसमें आरबीआई का एम्पेनलमेंट होता है, और एम्पेनलमेंट में से जो पर्टिकुलरली सीए फॉर्म्स हैं उसको बैंक के ऑडिट अलॉट होते हैं, उसकी फीस भी काफ़ी अच्छी होती है, बराबर। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये कोऑपरेटिव का भी अलग से एक फील्ड है, बट दैट इज अ सेग्रीगेटेड लेवल, लोकल लेवल पे होता है, क्योंकि एक कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट है ना, वो स्टेट वाइज होता है, अनलेस अंटिल यू हैव अ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव, तो उसमें मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट आएगा। बट मान लीजिए अगर हम गुजरात की बात करें, तो गुजरात में जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज है उसका ऑडिट कहाँ पे होगा, तो दैट इज अ लोकल ऑडिट, उसके ऑडिट रिपोर्ट भी गुजराती में होते हैं, हाँ लिटरली गुजराती में होते हैं, और उसका जो ऑडिट होता है उसकी एम्पेनलमेंट लोकल लेवल पे होती है। मतलब यहाँ पे अगर आप राजकोट की बात करें, राजकोट बहुमानी भवन में उसका डिपार्टमेंट, वहाँ पे आपका पैनल में होना चाहिए, और जब आप पैनल में होगे वहाँ, और फिर उसमें तो क्या होता है, सिर्फ सीए नहीं, अभी वो डिपेंड करता है स्टेट एक्ट वाइज। तो गुजरात में क्या है कि सीए भी कर सकते हैं और
जो कोऑपरेटिव के रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं वो भी कर सकते हैं। ओके, बट उसमें फीस काफ़ी अच्छी मिलती नहीं है, इसलिए बहुत ही कम चार्टर्ड अकाउंटेंट मिलेंगे आपको जो ये कोऑपरेटिव ऑडिट करते हैं। ओके, पब्लिक और चैरिटेबल ट्रस्ट, गुजरात की अगर हम बात करें तो इसमें बॉम्बे का जो चैरिटेबल एक्ट है वो लगेगा, और उसमें ट्रस्ट के लिए ऑडिट करवाना कंपलसरी है, तो उसका भी ट्रस्ट ऑडिट सेपरेटली आता है। कॉर्पोरेशन सेटअप बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, LIC, LIC इज ए सेपरेट, यू कैन से LIC का खुद का एक्ट है और वो पर्टिकुलर सेटअप बाय द पार्लियामेंट। LIC का भी एम्पैनलमेंट होता है, और उसमें एम्पैनलमेंट में जिसको भी ब्रांच मिलती है तो रिस्पेक्टिव LIC की ब्रांच है उसका ऑडिट करना है। और सेपरेट स्पेसिफाइड एंटिटी बाय इनकम टैक्स, ये तो आपको पता ही है, टैक्स ऑडिट 44AB रेगुलर, ब्रेड एंड बटर फॉर चार्टर्ड अकाउंट, बेसिक प्रैक्टिस जो करते हैं उसके लिए। बाकी नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट है, जिसमें क्या है, ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ प्रोप्राइटरी फर्म, पार्टनरशिप फर्म, HUF, उन लोगों को कहीं पे कंपलसरी, उसी का एक्ट बोलता नहीं ऑडिट करवाना, बट फिर भी अगर उनको चाहे तो वो करवा सकते हैं। वॉलंटरी ऑडिट, या मान लीजिए गवर्नमेंट ग्रांट चाहिए, गवर्नमेंट बोले ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेके आओ, या मान लीजिए बैंक में आपको लोन लेनी है, लिमिट में नहीं आते फिर भी बोलेंगे ऑडिट करवा के आओ, तो गवर्नमेंट अथॉरिटी, बैंक या कोई भी बोलेंगे कंपलसरी ऑडिट चाहिए, तो उसको वॉलंटरी ऑडिट करवाना पड़ेगा। तो ये दो तरह के ऑडिट है, टाइप्स ऑफ ऑडिट। चलो इतना क्लियर, इसमें कोई डाउट? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये एक इन्वेस्टिगेशन ऑडिट का डिफरेंस तो पहले ही लास्ट लेक्चर में हमने कर लिया था। ओके, और यहाँ पे अगर आप देखोगे टाइप्स ऑफ ऑडिट, ये भी हमने कर लिया है। यहाँ पे बीच में एक क्वेश्चन है और वो है एंगेजमेंट क्या है और एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट क्या है। अब देखिए, एंगेजमेंट मतलब अरेंजमेंट टू डू समथिंग, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो एंगेजमेंट इज अ फॉर्मल, मतलब वो वाली एंगेजमेंट नहीं, ऑडिटर की एंगेजमेंट विथ क्लाइंट। ओके, तो फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन क्लाइंट एंड ऑडिटर टू डू रिस्पेक्टिवली एश्योरेंस वर्क। एश्योरेंस वर्क मतलब दैट इज अ बिगर वर्ड, उसमें ऑडिट भी आ जाएगा, या मान लीजिए कोई भी प्रैक्टिशनर्स हैं, रिटर्न फाइल करवाना है तो वो भी आ जाएगा, दूसरा कोई भी एडवाइस या कंसल्टेंसी है तो वो भी आ जाएगा, मतलब आप एश्योरेंस वर्क अंडरटेक कर रहे हैं। तो ये एक्चुअली है क्या, सी टू इट। मान लीजिए एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, और एक्स लिमिटेड ने अपॉइंट किया है AB एंड एसोसिएट्स, उसमें पार्टनर मिस्टर ए एज अ, यू कैन से, ऑडिटर, स्टेट ऑडिटर। भाई देखो, कंपनी में ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कौन करता है? देखो सिंपल बात है, ऑडिटर की अपॉइंटमेंट ओनर करेंगे। ओनर कौन है कंपनी में? शेयर होल्डर। और वैसे भी कंपनी ऑडिट लो में कर लिया है, शेयर होल्डर इन जनरल मीटिंग रेजोल्यूशन पास करके ऑडिटर की अपॉइंटमेंट करेंगे, एंड अपॉइंटमेंट विल बी वैलिड फ्रॉम 1st AGM टू 6th AGM, 5 ईयर के लिए करते हैं। फिर रोटेशन, तो वो तो भी जो जिसको रोटेशन एप्लीकेबल है उसके लिए, उसमें भी लिमिट है, रोटेशन किसको एप्लीकेबल है किसको एप्लीकेबल नहीं है। कंपनी में तो क्या होगा, शेयर होल्डर जनरल मीटिंग में अपॉइंटमेंट करेगी। ओके, व्हाट अबाउट पार्टनरशिप फॉर्म? ओनर कौन है? पार्टनर, तो पार्टनर ही अपॉइंट करेंगे। प्रोप्राइटर में प्रोप्राइटर खुद, LLP में डेजिग्नेटेड पार्टनर। इन शॉर्ट, जो भी ऑनर है वो अपॉइंट करेंगे ऑडिटर को। हु अपॉइंट्स द ऑडिटर? ऑनर। कई बार ऐसा भी होगा ऑनर नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी या गवर्नमेंट अथॉरिटी जो है वो। ओके, गवर्नमेंट कंपनी जो है, या मान लीजिए गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट उसका भी ऑडिट होता है, हाँ, तो उसका ऑडिटर अपॉइंट कौन करेंगे? बोले CNAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट मतलब दैट इज डिफरेंट फ्रॉम गवर्नमेंट। और CNAG को पावर, इतना सारा पावर दिया है, इट इज इक्विवेलेंट टू द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इट कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट अनलेस अंटिल 2/3 ऑफ मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट्री पावर से वो रिमूव किया जाए। मतलब इसको बहुत बड़ा पावर दे दिया है, क्योंकि गवर्नमेंट का ऑडिट करना है तो पावर तो देना पड़ेगा, बराबर। तो वो CNAG ऑडिट करेंगे, और रिपोर्ट किसको देंगे? सिंपल है, जिसने आपकी अपॉइंटमेंट की है उसको रिपोर्ट देंगे। अब देखिए यहाँ पे रिलायंस में कंपनी है, बराबर, अपॉइंटमेंट किसने की है? मेंबर ने, शेयर होल्डर ने, तो आप रिपोर्ट किसको दोगे? टू द मेंबर ऑफ रिलायंस। सिंपल है। ओके,
तो रिपोर्ट किसको देंगे? जिसने आपकी अपॉइंटमेंट की है उसको। इसका मतलब सर गवर्नमेंट का ऑडिट अगर आपने किया तो आप रिपोर्ट सीजी को करोगे, सीएनएजी को करोगे? यस, मतलब रिपोर्ट आप मेंबर को भी करोगे, कंपनी है तो, और प्लस उसकी दूसरी कॉपी किसको जाएगी? सीएनएजी को, क्योंकि उसने अपॉइंटमेंट किया आपकी। तो अपॉइंट कौन करेगा? रिपोर्ट किसको करना है? क्लियर है? ओके, बीच में एक टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग है, चलो उसको देख लेते हैं। ZBA product is a partnership firm engaged in trading of designer dresses. The firm has appointed JJN Company Chartered Accountant to audit their account for the year. Auditor were satisfied with the control system of firm and carried out required procedure and necessary verification. In particular, they carried out sample checking of purchases. तो sampling किया, traced purchase bill to GST portal and make confirmation from supplier. They were satisfied with the audit evidences obtained by them as a part of audit exercise. An audit report was submitted to firm giving opinion FS reflect true and fair view. सब कुछ सही चल रहा है. However, later on it was discovered that purchase manager responsible for procuring dresses from one location was also booking fake purchases of small value by colluding with the unethical dealers. Payment to this dealer was also made in connivance with the accountant through banking channel. अब देखिए यहाँ पे कैश में भी नहीं किया है, बैंकिंग चैनल से किया है, तो हम डाउट भी नहीं कर सकते. द पार्टनर ब्लेम ऑडिटर फॉर फ्यूटाइल ऑडिट एक्सरसाइज. अभी इसमें हमारी गलती क्या है? सिंपल, द ऑडिटर कैन नॉट गिव द गारंटी. हमने हमारी ऑडिट प्रोसीजर प्रॉपरली परफॉर्म की है, बस दैट इज सफिशिएंट. नोबडी कैन ब्लेम अस अगर हमने हमारी ऑडिट प्रोसीजर सही से की है. यू शुड प्रूव दैट कि हमने ऑडिट प्रोसीजर प्रॉपरली की है. उसके लिए चैप्टर नंबर 6 डॉक्यूमेंटेशन. ओके, ये सब आप जो कर रहे हैं ना, सभी का डॉक्यूमेंटेशन आपको मेंटेन करना होगा कि ऑडिट करने के बाद अगर आपको कोई चैलेंज करे, आपने ठीक से ऑडिट नहीं किया है, वी हैव अ प्रूफ, डॉक्यूमेंटेशन. ये देखिए हमने इतना प्लान बनाया था, इतना ऑडिट परफॉर्म किया था, ये टेस्ट चेक किया था, ये डिटेल में चेक किया था, इतना डेप्थ में हमने ऑडिट किया था, और ये हमारे पास एविडेंसेस हैं. तो ऑब्वियसली इंटरनल कंट्रोल का फेल्यूर मैनेजमेंट का फेल्यूर है, और ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशन वी कैन नॉट गिव द गारंटी. The internal control has not operated due to collusion by employee. The auditor has relied upon internal control. It is very nature of financial reporting that management is responsible for this. तो ये nature of reporting ही ऐसा है जिसकी वजह से हम गारंटी नहीं दे सकते, और ये क्या है? ये एक इनहेरेंट लिमिटेशन है. क्लियर? फिर ये एब्सोल्यूट और रीजनेबल एश्योरेंस का डिफरेंस भी हमने कर लिया था. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय एश्योरेंस एंगेजमेंट? क्वेश्चन नंबर 14. बाय द वे एश्योरेंस एंगेजमेंट है क्या? एंगेजमेंट इन विच प्रैक्टिशनर अब देखिए यहां पे वर्ड ऑडिटर को हटा के प्रैक्टिशनर कर दिया. When we talk about assurance engagement, देखो एक्चुअली पहले सब्जेक्ट का नाम था ऑडिट एंड एश्योरेंस, अभी आपका सब्जेक्ट का नाम है ऑडिट एंड एथिक्स. तो एथिक्स को इंपॉर्टेंस दिया, बट पहले सब्जेक्ट का नाम था ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस. तो वो एश्योरेंस क्या है? एक्चुअली एश्योरेंस इज अ वाइडर टर्म देन दी ऑडिट. जब मैं बोलूँ एश्योरेंस, अभी मान लीजिए कोई पर्टिकुलर पर्सन आया, बोले मुझे नेटवर्क का सर्टिफिकेट देना है, और आपसे सर्टिफिकेट करवा जाए आपके लेटर पे, वो आपने क्या दिया? एश्योरेंस. तो आपने जो सर्टिफाई करके दिया वो क्या दिया? एश्योरेंस. कोई बोले मुझे इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करवाना है, वो फाइल करवाए. या मान लीजिए आपने कोई भी एश्योरेंस दिया, चाहे वो इंटरनल ऑडिट का हो, चाहे वो एक्सटर्नल ऑडिट का हो, या कुछ भी तरह का एश्योरेंस, वो यहाँ पे आ जाएगा. तो इसलिए हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? प्रैक्टिशनर एक्सप्रेसेस a conclusion designed to enhance degree of the confidence of the intended users. तो मान लीजिए बैंक से आए और बोले नेटवर्थ सर्टिफिकेट दे दो. अभी बैंक को उसके क्लाइंट पे भरोसा नहीं है, उसका नेटवर्थ इतना होगा, नहीं भरोसा, इसीलिए तो हमसे सर्टिफिकेट करवाते. मैं तो बोलता हूँ बैंक को हर एक टॉपिक के लिए
सीए सर्टिफिकेट करवा लेना चाहिए, बराबर। कुछ भी हो सीए सर्टिफाई करवा के लाओ। अकाउंट ओपन करना है सर्टिफाई करवा के लाओ, कुछ भी करना है सीए सर्टिफिकेट सब जगह पे चाहिए, इतना ऑथेंटिकेशन हो जाना चाहिए, बराबर। बिकॉज बैंक ट्रस्ट ऑडिटर्स रादर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो इससे क्या होगा कि एक बार आप सर्टिफाई करके दोगे, कई बार क्या होता है जीएसटी का जो टर्नओवर है लास्ट ईयर का टर्नओवर वो डिमांड करेंगे, वो टर्नओवर सर्टिफाई करके दो। तभी जो वेट प्रैक्टिशनर्स हैं उसको पता होगा कि उसका टर्नओवर कितना है, उन्होंने जीएसटी के रिटर्न सबमिट किए हैं, हाँ तो ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। आई डोंट मीन टू से कि ओनली ऑडिटर कैन ऑथेंटिकेट दिस थिंग्स, जो भी पर्सन प्रैक्टिशनर्स हैं जो ऑथोराइज हैं वो कर सकते। तो इन शॉर्ट एश्योरेंस एंगेजमेंट और उसके एलिमेंट में देयर विल बी 3 पार्टी। 3 पार्टी कौन, मान लीजिए कोई नेटवर्क सर्टिफिकेट करवाने आए तो एक क्लाइंट, दूसरा प्रैक्टिशनर जो सर्टिफिकेट दे रहा है, और तीसरा ये सर्टिफिकेट किसको दे रहा है, मे बी टू पर्टिकुलर पर्सन और टू whomsoever इट मे कंसर्न। मान लीजिए पर्टिकुलर दे रहा है बैंक को, तो बैंक को वो सर्टिफिकेट दे रहा है, इसका मतलब बैंक वो इंटेंडेड यूजर हैं जो इस इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे। तो देयर विल बी 3 पार्टी, एक प्रैक्टिशनर जो सर्टिफिकेट दे रहा है, एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी जिसके नाम पे सर्टिफिकेट बन रहा है, नेटवर्थ, टर्नओवर या ऑडिट भी, वो भी एश्योरेंस ही है, ओके। और इंटेंडेड यूजर, अभी मान लीजिए कंपनी ऑडिट, ये रिलायंस का ऑडिट है, इसमें भी 3 पार्टी है, कौन है भाई, एक प्रैक्टिशनर मतलब ऑडिटर जिसने ऑडिट किया, दूसरा कौन, रिलायंस खुद, रिस्पॉन्सिबल पार्टी जिसका ऑडिट हुआ, और तीसरी पार्टी कौन, 2 मेंबर यूजर्स, इंटेंडेड यूजर जो इसका यूज करेंगे। तो देयर विल बी ऑलवेज 3 पार्टी फॉर एनी टाइप ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट। ऑडिट is a smaller word, assurance is a very wider term. Audit is a part of assurance engagement. आगे एश्योरेंस एंगेजमेंट आएंगे क्या है पूरा, ओके। फिर एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर, अभी एश्योरेंस देना है, किसी के पे एश्योरेंस देना होगा, ऑडिट मतलब कि ऑडिट में क्या करते हैं हम, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू और फेयर है क्यों नहीं देखते, नेटवर्क सर्टिफिकेट में नेटवर्क पर्टिकुलर डे का सर्टिफाई करके देते हैं, टर्नओवर में रिस्पेक्टिव ईयर का टर्नओवर सर्टिफाई करके देते हैं, सीएमए में प्रोजेक्टेड रिपोर्ट बना के देते हैं। तो इन शॉर्ट सब्जेक्ट मैटर, सूटेबल क्राइटेरिया, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस और रिटर्न एश्योरेंस, ये 5 स्टेप्स है, और उसको हम आगे क्वेश्चन में करेंगे। देखो डिटेल में, ये है क्वेश्चन नंबर 14। ये ऑडिट भी क्या है, एक तरह का एश्योरेंस एंगेजमेंट ही है, और एश्योरेंस एंगेजमेंट वेरी वाइड टर्म। देयर विल बी 3 पार्टी। एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर मतलब एग्जामिन, जो सब्जेक्ट मैटर प्रैक्टिशनर एग्जामिन करेगा, मतलब फिनेंशियल इंफॉर्मेशन कंटेन इन एफएस, तो ऑडिट में क्या होगा, पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करोगे, फिर सर्टिफिकेट में वो चेक करोगे तो आगे आएगा। सूटेबल क्राइटेरिया मतलब बेंचमार्क यूज्ड टू इवैल्यूएट सब्जेक्ट मैटर लाइक स्टैंडर्ड, गाइडेंस, लॉ, रूल्स, रेगुलेशंस। अब देखिए सूटेबल क्राइटेरिया मतलब जिसके बेसिस पे आप ये इवैल्यूएट करोगे। अब देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट इवैल्यूएट किसके बेसिस पे करेंगे, तो जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उसके बेसिस पे, जो भी लॉ, रूल्स, रेगुलेशंस हैं उसके बेसिस पे। अभी मान लीजिए जीएसटी में कोई सर्टिफिकेट करवाने आए, बराबर, तो जीएसटी का जो भी लॉ है उसका क्राइटेरिया आपको चेक करना होगा उसके लिए। और ये जब भी सर्टिफिकेट, ऑडिट कुछ भी आप देखोगे ना, तो वो लिखेंगे कि हमने कौन कौन से एविडेंसेस गैदर किए, और एविडेंसेस कैसे होने चाहिए, sufficient appropriate audit evidence. When we talk about sufficient, it is in respect of quality of the evidence. When I say appropriate, sorry, sufficient quantity of evidence or appropriate quality. Sufficient मतलब उतने क्वांटिटी के एविडेंस होने चाहिए जितनी अमाउंट है, और क्वालिटी मतलब उसका जो रेलेवेंस है वो रेलेवेंस होना चाहिए, मतलब उसकी रिलायबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। एक्सटर्नल एविडेंसेस आर more reliable। और फाइनली ये जो भी एश्योरेंस देंगे वो एज इट इज तो नहीं देंगे, तो राइटिंग फॉर्मेट में देंगे, चाहे वो सर्टिफिकेट हो चाहे वो ऑडिट रिपोर्ट हो, तो राइटिंग फॉर्मेट में हम उसको प्रेजेंट करेंगे। तो ये 5 मेन पॉइंट हैं। 3 पार्टी होगी, प्रैक्टिशनर, रिस्पॉन्सिबल पार्टी और इंटेंडेड यूजर।
अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर होगा जिसके बेसिस पे आप वो सर्टिफिकेट, रिपोर्ट, रिटर्न कंसेंट देंगे। सुटेबल क्राइटेरिया, लो, रूल्स, रेगुलेशन, स्टैंडर्ड, गाइडेंस, नोट्स आप यूज करोगे। सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस, और एविडेंस के बिना कभी भी, एक एडवाइस लाइफ में याद रखना, कोई भी रिलेटिव आए बोले आपको कि ये सर्टिफिकेट है कर दो, कितना भी रिलेटेड पार्टी रिलेशन घर पे, आपको सर्टिफिकेट चाहिए, एविडेंस लेके आओ। मैं एविडेंस के बिना मेरा स्टैम्प नहीं रखा। 5 साल की मेहनत है, 10 साल की मेहनत है। एक गलत रिपोर्ट दे दिया आपने, एक गलत सर्टिफिकेट दे दिया, बराबर, आपकी रिपोर्ट मतलब आपका जो सर्टिफिकेट है, सीओपी है, वो चला जाएगा। रिलेशनशिप की जगह पे एविडेंस दो और सर्टिफिकेट लेके जाओ। ओके, फीस नहीं देने मत दो, बट एविडेंस दो। ओके, और फीस भी क्यों नहीं लेना, ओके, वो भी लेना है, राइट। तो राइटिंग में आप एश्योरेंस देंगे ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। एविडेंस के बिना आपको देने की जरूरत नहीं। बट कई सारे ऑडिटर होते हैं, बोले ऑडिट करना है, चलो बैलेंस शीट दो, ऑडिट कर देंगे। ऐसा थोड़ी ऑडिट होता है। फिर बाद में जब एक्चुअली लो रेगुलेशन उस पर आता है, पता चलता है कि ये गलत किया। और अभी तो, पहले ऐसा चलता था, अभी तो प्रैक्टिस ही इतनी स्ट्रिक्ट हो गई है, मतलब लॉज, गाइडेंस, रेगुलेशन से इतने स्ट्रिक्ट हो गए कि आपको कंपलसरी ये सब करना ही पड़ेगा। और वैसे भी छोटे छोटे ऑडिट में चलेगा, बट इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी ऑडिट, नाफरे के रूल्स जो हैं, रेगुलेशंस हैं, उसकी जो कंप्लेन आती है, फिर तो गए काम से। चलो, इतना क्लियर, इसमें कोई डाउट? ओके, अगर नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ। व्हाट इज ऑडिट रिव्यू, डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड रिव्यू। और एल्स आपको अलग तरीके से पूछ सकते हैं, टाइप ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट, जिसमें आगे आएगा रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट, लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट, क्वेश्चन नंबर 15। और यहां पे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16, एश्योरेंस ऑन प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। एक्चुअली ये दोनों क्वेश्चन क्या है, सी टू इट। सबसे पहले अभी हमने यहां पे क्या देखा, एश्योरेंस एंगेजमेंट, बराबर। तो ये जो एश्योरेंस एंगेजमेंट है, वैसे तो एज एन ऑडिटर वी विल सर्टिफाई हिस्ट्री ओनली। ओके, हम फ्यूचर को सर्टिफाई नहीं करते, अभी बोला ना इतना ही होगा। तो फ्यूचर को प्रोस्पेक्ट कर सकते हैं, बजट दे सकते हैं, और उसको सर्टिफाई नहीं कर सकते। बट कई बार क्या होगा कि मान लीजिए बैंक में सीसी चाहिए, लोन चाहिए, तो बैंक क्या बोलेंगे, प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेके आओ, सी में डेटा बना के लाओ, बराबर। जिसमें क्या होगा कि आपको 5 ईयर का फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन देना हो, तो वो आप सर्टिफाई नहीं कर सकते। हाँ, प्रोजेक्शंस दे सकते हो कि अभी करंट ईयर में इतना है, लास्ट ईयर में ऑडिटेड इतना हुआ है, तो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर में टर्नओवर इतना होगा, प्रॉफिट इतना होगा, रेशियोज रिस्पेक्टिवली इतना होगा, तो वो कई बार हम बनाते हैं। तो वैसा एश्योरेंस एंगेजमेंट है। तो यहां पे दो तरह के एश्योरेंस एंगेजमेंट है, एक हिस्टोरिकल, जिसमें क्या होगा, जो हम ऑडिट करते हैं रेगुलरली या पास्ट में सर्टिफाई करोगे, तो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, और दूसरा होगा प्रोस्पेक्टिव
फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो मान लीजिए आपका करंट ईयर है 23-24, तो 31 मार्च 24 ईयर खत्म हुआ। उसके बाद आप मान लीजिए जुलाई 24 में आपने ऑडिट रिपोर्ट दिया, तो वो क्या है, रिपोर्ट आप कब दे रहे हैं, जुलाई 24 में, किसका दे रहे हैं, तो लास्ट ईयर खत्म हुआ उसका, तो वो क्या होगा, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का ऑडिट। समझ में आ रहा है, उसमें भी दो बाइफरकेशन, एक होगा ऑडिट और दूसरा होगा रिव्यू। एक होगा ऑडिट। अभी ऑडिट में हम क्या देंगे, अभी ऑब्जेक्टिव हमने देखा ऑडिट का, ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू गिव रीजनेबल एश्योरेंस। तो इसको हम ऐसा भी बोलते हैं, रीजनेबल एश्योरेंस। ये रीजनेबल एश्योरेंस कैसा होता है, हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस, नो डाउट, एब्सोल्यूट नहीं, बट हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस। जबकि रिव्यू जो होता है वो लिमिटेड होता है। बाय द वे सर, ये ऑडिट वर्सेस रिव्यू एक्चुअली है क्या, देखो ऑडिट मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आप ऑडिट करोगे जिसमें पूरा का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट कवर है, बराबर। बट मान लीजिए आपको रिव्यू करने के लिए बुलाया गया, रिव्यू मतलब क्या है, देखो रिव्यू में क्या होगा, ऑडिट और रिव्यू दो अलग अलग बातें हैं, जिसमें अगर आप यहां पे देखोगे, जब आपको बोला है रिव्यू करना, उसकी इंफॉर्मेशन आपको पूरी नहीं दी है, बट रिव्यू करना मतलब क्या है, ऑडिट होने के बाद किसी भी टॉपिक पे, मान लीजिए बैंक है उसमें लोन के टॉपिक में या क्लोजिंग स्टॉक के टॉपिक में आपको रिव्यू करने के लिए बोला, तो पर्टिकुलर टॉपिक के लिए रिव्यू होगा, नॉट फॉर द एंटायर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और अगर इंटायर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए भी होगा तो वो उसका एक पर्पज अलग है, इट्स नॉट द पर्पज ऑफ ऑडिट, तो इसमें एश्योरेंस हाई लेवल नहीं होगा। तो एश्योरेंस कैसा होगा, लोअर लेवल देन, लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस देन रीजनेबल। समझ में आ रहा है, रीजनेबल से तो लोअर ही होगा, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, लोअर लेवल एश्योरेंस। एक रीजनेबल एश्योरेंस, एक लोअर लेवल एश्योरेंस। ये क्या होगा, रिव्यू, और ये क्या होगा, ऑडिट होगा। इतना समझ में आ रहा है। प्रोस्पेक्टिव में तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए आपने प्रोजेक्टेड डेटा दिया 5 इयर्स के लिए, लोन के लिए आपने अप्लाई किया, क्लाइंट ने अप्लाई किया, सीएमए डेटा के लिए अप्लाई किया, मतलब सीएमए डेटा बना के आपने दिया, तो उसमें क्या होगा, 5 ईयर का प्रोजेक्टेड, 3 ईयर का प्रोजेक्टेड, ऐसा प्रोजेक्टेड आप देंगे रिपोर्ट, जिसमें क्या होगा, फोरकास्ट होगा, एस्टिमेशन होगा। तो फोरकास्ट एस्टिमेशन बेस्ड ऑन अजम्पशन, ये अजम्पशन के बेसिस पे हम करेंगे, रिलेटेड टू फ्यूचर इवेंट्स एटसेट्रा। ओके, और एक और बात यहां पे, अगर हम आपको ऐसा पूछे ऑडिट वर्सेस रिव्यू क्या है, वैसे तो ये ऑडिट वर्सेस रिव्यू ही मैंने ऊपर दिया है आपको, बट इसका भी मैं आपको डिफरेंस लिखवा देता हूं यहाँ पे, ऑडिट वर्सेस रिव्यू। तो जनरली रिव्यू क्या होगा, तो अगर आप यहाँ पे ऑडिट वर्सेस रिव्यू की बात करें तो उसमें एश्योरेंस कैसा होगा, सबसे पहले उसका एश्योरेंस कैसा होगा, तो यहाँ पे हाई लेवल और यहाँ पे लिमिटेड, मतलब मॉडरेट लेवल, लिमिटेड मतलब लोअर देन ऑडिट, मॉडरेट लेवल एश्योरेंस। ऑडिट में प्रोसीजर क्या करोगे, तो इसमें आपको अगर दोनों में देखोगे तो ऑब्वियसली इसमें मोर प्रोसीजर विल बी देयर, जबकि यहां पे प्योर प्रोसीजर एज कंपेयर टू ऑडिट।
क्योंकि आपको सिर्फ रिव्यू करना है, आपको पूरा का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट फिर से करना नहीं है, रिव्यू करना है। ओके, एंड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। यहां पे एग्जांपल क्या है? ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ ऑडिट। जबकि यहाँ पे मैनेजमेंट ने आपको बोला कि चलो इसका रिव्यू कर दो, किसी भी टॉपिक का रिव्यू कर दो, तो मैनेजमेंट आस्क ऑडिटर टू रिव्यू डेटर्स। एज आई सेड, किसी भी टॉपिक पे वो रिव्यू करवा सकते, तो डेटर्स पे रिव्यू कर देना होगा। समझ में आ रहा है? So that is how the difference between the two। और ये जो आप एश्योरेंस एंगेजमेंट देख रहे हैं, उसका आपका पूरा स्टैंडर्ड्स और टॉपिक भी आगे आएगा, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पूरा स्टैंडर्ड के टॉपिक पॉइंट ऑफ व्यू से समझा के बताऊंगा कि कैसे ये स्टैंडर्ड के साथ कनेक्ट होता है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के साथ कनेक्ट होता है, एश्योरेंस स्टैंडर्ड के साथ कनेक्ट होता है, बराबर। और इसका अगर आप थियरी देखें तो यहाँ पे 15 और 16 क्वेश्चन है। रीजनेबल एश्योरेंस में क्या होगा? हाई लेवल। यहाँ पे क्या होगा? लोअर देन एश्योरेंस। यहाँ पे डिटेल में प्रोसीजर हम करेंगे, जबकि लिमिटेड एश्योरेंस में क्या होगा? फ्यूअर प्रोसीजर। यहाँ पे रीजनेबल कंक्लूजन होगा सफिशिएंट, इट इन्वॉल्व ओनली ऑब्टेनिंग लिमिटेड कंक्लूजन। एग्जाम्पल होगा ऑडिट, एग्जाम्पल होगा किसी भी टॉपिक पे रिव्यू करवाना, सेम थिंग। प्रोस्पेक्टिव में तो क्या होगा? प्रोस्पेक्टिव मतलब आप फ्यूचर की इवेंट को प्रोजेक्शन करके प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सीएमए रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट एटसेट्रा, दैट यू प्रोवाइड। हिस्ट्री और प्रोस्पेक्टिव में डिफरेंस क्या है? हिस्ट्री जो ऑलरेडी हो चुका है उसको सर्टिफाई कर रहे हैं, जबकि प्रोजेक्शन में आप एजम्पशन के बेसिस पे प्रोजेक्ट करके देंगे। ये भी आ गया है, उसका सिर्फ ओवरव्यू दे रहे हैं। तो ये 15-16 क्वेश्चन हो गया। एक टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग है, वो देख लो। द मैनेजमेंट ऑफ एक्सोटिक टूर्स एंड ट्रैवल्स लिमिटेड रिक्वेस्ट its auditor Raja and Company to provide assurance report on financial information of the first quarter of the year by skipping required detailed procedure. Can Raja and Company provide such a report? उसने क्या किया? डिटेल प्रोसीजर को स्किप कर दिया। बाय द वे ये है क्या? एश्योरेंस रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट क्वार्टर। ओके, व्हाट वुड बी द नेचर ऑफ रिपोर्ट? अगर ये रिव्यू है तो आप डिटेल प्रोसीजर नहीं करोगे तो चलेगा, ओके, बट आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस गेन करने होंगे, क्योंकि रिव्यू कर रहे हैं तो दैट विल बी हैविंग लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस देन द ऑडिट, बट फिर भी आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस गैदर करने होंगे। चलो, इतना क्लियर है? इसमें कोई डाउट? अभी आज हमने जितने भी टॉपिक किए उसको लेके केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू है, तो वो हम यहाँ पे कर लेते हैं साथ। चैप्टर के एंड में मैंने आपको केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू दिया है। आपको वैसे जो केस स्टडी यहाँ पे पूछ रहे हैं वो क्या है? पर्टिकुलर एक ही चैप्टर का दे रहे हैं, तो एक ही चैप्टर के टॉपिक्स आएंगे, तो वो कंपैरेटिवली इजी होगा। बट जो एग्जाम में आपको पूछते हैं वहां पे क्या होगा? दैट इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी चैप्टर्स। ओके, तो वहां पे क्या होगा? एक एमसीक्यू कोई और चैप्टर का होगा, एक एमसीक्यू कोई और चैप्टर का होगा, तो सब मिक्स करेंगे, बराबर। यहाँ पे तो ये लिमिटेड है चैप्टर वाइज, तो दैट इज कंपैरेटिवली इजी, बराबर। चलो, केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू जो आपके मॉड्यूल में दिया है, केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू नंबर 1। रोहित, गुरप्रीत, Ali, Goreti are friends since their school days based in Mumbai. They have cleared CA foundation exam in the same attempt and now plan to appear for CA intermediate exam. All of them avid news listeners and regularly keep track of business news event on social media. वाह, सोशल मीडिया पे बिजनेस न्यूज भी आता है। They are trying to understand new subjects including auditing. Rohit, Gurpreet and Ali have started attending live coaching classes
अब यहाँ पे आईसीआई अपना प्रमोशन कर रहे हैं, उसके भी फ्री में लाइव कोचिंग क्लासेस होते हैं। आईसीआई की बोर्ड ऑफ स्टडी की एक प्ले स्टोर पे चैनल है, वहाँ पे फ्री में क्लासेस अवेलेबल है, डेप्थ में करवाते हैं आपको, तो वो भी यहाँ पे प्रमोशन कर रहे हैं, देख लेना, ठीक है। तो गोरिती हैज नॉट बीन एबल टू join live coaching class yet. She is away on holiday with her parents. However, she plans to catch up with her friends very soon. Earlier had also joined the classes, but he has skipped some lectures. ये सब फालतू की बकवास थी, बराबर ना, मतलब हमारे टॉपिक के लिए कोई रिलेवेंट नहीं है। अभी एक्चुअली जो टॉपिक आएगा वो ना हो। During one informal get together, their discussion centered around new subject of auditing. They discussed many things regarding nature, scope, benefit, and general practical issues. Goretti was regular in keeping track of audited results of companies being published in leading newspaper. Her view, अभी देखिए ये किसका व्यू है, Goretti. Audited financial statement of company gives 100% guarantee to different stakeholders. लेक्चर अच्छे से अटेंड करो, ये गलत बात है। It is the main reason behind so much reliance upon auditing, but she could not understand why wrongdoing in financial matter discovered after many years have gone by. बोले गारंटी देते हैं फिर भी wrongdoing कैसे होता है, तो इसका व्यू तो गलत ही है बिल्कुल। Ali also concerned with her view and added when financial statements are audited, each and every transaction, ये ओल फालतू में बकवास की, each and every transaction verified, सैंपल जैसा कोई बात होता है, सैंपलिंग करते हैं, हाँ, तो फिर ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन को कैसे वेरीफाई करेंगे। However, he could not give clarity to Goretti. Gurmeet opinion that audit was conducted on the basis of sample check, ये सही बोला। He was also view that audit FFS are not a guarantee, ये भी सही बोला। ये गुरप्रीत को पता है ऑडिट के बारे में। Not to left behind, Rohit also jumped in a fray. He supported Gurpreet and also added something on his own. Based on the above, बस अभी आपको ये बताना है कि ये ऑडिट एक्चुअली गारंटी है कि नहीं है, एश्योरेंस एंगेजमेंट कैसा है, रीजनेबल एश्योरेंस है कि नहीं है। ओके, तो पहले आपको अच्छे से वो पूरा केस स्टडी पढ़ लेना है, उसके बाद जाके आप पर्टिकुलर इंडिविजुअल, और कई बार तो क्या होगा, ये केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू पूछेंगे और फिर अगर आप पर्टिकुलर पॉइंट पे आओगे ना तो बोलेंगे इसका कोई रिलेवेंस वो पूरे केस स्टडी से है ही नहीं। इंडिपेंडेंट पूछ लेते ना तो भी हम इसका आंसर दे देते। देखो, फर्स्ट, Gurpreet of the view that audited financial statements are not a guarantee. What kind of assurance does audit of FS provide? आपको क्या बोल रहे हैं, ऑडिट कौन सा एश्योरेंस देता है, ऑडिट कौन सा एश्योरेंस देता है। अब ये केस स्टडी भूल जाओ, ऑडिट कौन सा एश्योरेंस देता है, हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस। अभी आपको यहाँ पे इस केस स्टडी की जरूरत ही नहीं है, स्ट्रेट अवे पूछ लिया, ऑडिट हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस देता है। रोहित एडेड दैट ऑडिटर कैन फोर्स एम्प्लॉय ऑफ ए कंपनी टू प्रोवाइड हिम इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड। कौन फोर्स करता है भाई, हमारे पास ऐसा कोई फोर्स करने का पावर नहीं है जबरदस्ती की भी दे दो, नो पावर ऑफ सर्च। क्यों, हमारे पास होती है लीगल और प्रैक्टिकल लिमिटेशंस, उसकी वजह से हम फोर्स नहीं कर सकते। तो यस ही कैन डू, नहीं भाई आप फोर्स नहीं कर सकते, ही कैन डू, नो ही कैन नॉट डू सो, ही कैन ओनली रिक्वेस्ट फॉर प्रोवाइडिंग में नेसेसरी इंफॉर्मेशन बट इट कैन नॉट फोर्स। यहाँ पे नो ही कैन नॉट डू सो 2 बार आ रहा है, चलो चेक करते हैं सी या डी। He has no right of seeking info, राइट तो है हमारे पास, हाँ, सीकिंग इंफॉर्मेशन का राइट तो है, हम फोर्स नहीं कर सकते, तो आंसर आएगा सी। थर्ड वन, Ali had listened in one of the classes that audit cover all aspect of entity and concluded that each and every transaction is verified by the audit. Goretti also seemed to be agreement with him, but is of the view that it also meant audit show organized to cover all areas of the entity. Which of the following is appropriate in this regard? अभी यहां पे देखो, फर्स्ट अली ने क्या कहा, ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन, तो सैंपलिंग तो बोल नहीं रहा, तो अली गलत है, कई बार आप सैंपल भी कर सकते हो। दूसरा, गोरेती ने क्या कहा, एग्रीमेंट, और ऑडिट कवर ऑल एरियाज ऑफ द एंटिटी, नहीं ऑल एरियाज नहीं, ओनली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो कवर होती है, तो दोनों की व्यूज, दोनों का व्यूज गलत है। ऑल ऑफ देम डिस्कस अबाउट बेनिफिट ऑफ ऑडिटिंग, व्हिच वन इज नॉट लाइकली बेनिफिट, बेनिफिट की तो बात ही नहीं आई। अभी आपको क्या बताना है, कौन सा बेनिफिट नहीं है, तो पहले तो आपको बेनिफिट पता होना चाहिए कि कौन कौन से बेनिफिट्स हैं। ओके, तो सिंस ऑडिटिंग इज
connected to future event, audited information can be easily reliable. Future event connected with the future event. Audit future event से connected नहीं है. Error fraud may be discovered. हाँ, वो एक advantage है, वो आप कर सकते हो. Government can make use of audit for different purpose. ये भी हो सकता है. Deficiency भी identify हो सकती है. तो कौन सा advantage नहीं है? A. चलो, is it clear? Next. Gorethi told her friend that she had read news report about how a company may mislead its auditor by producing some fabricated documents. Which of the following statements seem to be appropriate regarding fabricated documents? Okay, first, it was wrong on part of auditor to rely upon fabricated document. He must have discovered the same fall within the scope. Fraud detect करना हमारी responsibility नहीं है. Okay, that is the responsibility of management. तो हम कोई document के expert नहीं है. दूसरा, although it was wrong on part of auditor to rely upon fabricated, he cannot do so anything in matter report. देखो ये थोड़ा सही लग रहा है, बट रॉन्ग ऑन पार्ट ऑफ ऑडिटर ये गलत है. रिपोर्ट करना सही है, बट रॉन्ग ऑन पार्ट ऑफ ऑडिटर वो गलत है. कंडक्ट ऑडिट बाय एक्सरसाइजिंग, हाँ ये सही है. प्रोफेशनल स्किल्स से हमें ऑडिट करना है, बट इज नॉट एक्सपर्ट इन डॉक्यूमेंट, ये भी सही है. Hence, management consisting dishonest person may have led to rely upon fabricated document deliberately. और last, management cannot mislead auditor due to high level of knowledge. ये ऐसा कुछ होता नहीं है कि आप कभी ऑडिटर को नहीं मिसलीड कर सकते. कभी भी कर सकते हो, क्योंकि डॉक्यूमेंट में आप मिसलीड कर सकते हो. तो ये भी गलत है. आंसर आएगा सी. चलो, इज इट क्लियर? सिंपल है. देखो एमसीक्यू में ये इजी लेवल है, अभी हाई लेवल का एमसीक्यू आएगा तो भी एक बात समझ लेना, आपके कंसेप्ट जितने क्लियर है ना, एमसीक्यू इतने ही आपको आसान लगेगा. कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज मस्ट. टॉपिक की कंसेप्चुअल क्लैरिटी जितनी होगी ना, उतना आप आसानी से एमसीक्यू को सॉल्व कर पाओगे. बराबर. चलो, अब तक हमने जो किया इसमें कोई डाउट है तो बताओ. ओके, नाउ रिमेनिंग टॉपिक विल डू इन नेक्स्ट लेक्चर. बिफोर दैट, आज का होम असाइनमेंट क्वेश्चंस. फर्स्ट ऑफ ऑल, आप बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिख दो. इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, 5 पॉइंट्स इन डेप्थ, सब कुछ करना है. बराबर. ये पांचों के पांचों पॉइंट इन डेप्थ लिख के आना है. इनहेरेंट लिमिटेशंस, और एक ये एब्सोल्यूट और रीजनेबल एश्योरेंस का डिफरेंस, और एक ये एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट. ये 3 क्वेश्चन. एज आई सेड, हर एक लेक्चर में आपको मैं 3 क्वेश्चन दूंगा. ओके, जो आपको होम असाइनमेंट में लिखने होंगे.